पढ़ने जा रहे हैं आज डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। इट इज ऑल्सो नोन एज, बेटा इसे कह देते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन। ठीक है, वैक्यूम डिस्टिलेशन या इसको ही कहा जाता है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। ठीक है, डन। हेडिंग लिख लिया आपने। बेटा इसके लिए ना पहले एक वर्ड समझते हैं कि आपको बॉइलिंग पॉइंट पता है क्या होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बेसिक समझते हैं जिससे कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह ग्रैस्प हो जाए। तो पहला पॉइंट इसमें ये है, अगर हम केमिकल इक्विलिब्रियम लाइन से पढ़ते आते हैं तो दिक्कत नहीं होती। हमने पिछले चैप्टर बीच के कुछ छूटे हुए हैं ना, आगे पीछे चल रहा है, इसलिए हमें ये पहले हेडिंग देखनी पड़ेगी। ये एक लिक्विड है, लिक्विड के पार्टिकल में आपस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इज इट क्लियर? बट स्टिल लिक्विड की कुछ वेपर्स ऊपर आ जाती है और ये प्रोसेस कहलाता है वेपोराइजेशन। लिक्विड की वेपर्स का ऊपर आना वेपोराइजेशन होता है, और ये जब वेपर्स कंडेंस करके नीचे जाती हैं तो कंडेंसेशन होता है। तो ये दोनों काम चलते रहते हैं, वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन, और दोनों की स्पीड इक्वल जब हो जाती है, मतलब अगर 50 वेपर्स ऊपर जा रही हैं और 50 ही वेपर्स नीचे आ रही हैं, क्लियर? तो इसका मतलब ये वाला अमाउंट कांस्टेंट हो जाएगा, इज इट क्लियर? तो यहां हम कहते हैं वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन की स्पीड इक्वल होने को केमिस्ट्री में कहा जाता है इक्विलिब्रियम आना। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? रेट ऑफ वेपोराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो गया? बराबर। यहाँ तक समझ में आया? जैसे कोई आपने लिक्विड रखा, वाटर है या कोई भी, तो उसकी वेपर्स ऊपर आती आती, और वो वेपर्स भले ही आपको दिखे ना दिखे वो कंडेंस भी होती है, एंड दिस प्रोसेस इज वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन। जब इन दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगी तो इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम पे ये अमाउंट कांस्टेंट हो जाता है, ये वेपर्स का नंबर क्या हो जाता है? कांस्टेंट। यहाँ पे कोई डाउट? अब ये वेपर उड़ के ऊपर क्यों नहीं गई? तो हम ये कहते हैं ऊपर है एटमॉस्फेयर, इनके ऊपर एक चचा जान बैठे हैं, वो चचा जान कौन है? एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर एक प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, दिस प्रेशर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, ये वेपर्स भी एक प्रेशर लगाएंगी, इधर इधर इधर, प्रेशर तो हर डायरेक्शन में लगता है, और ये वाला प्रेशर क्या कहलाएगा? वेपर प्रेशर। तो ये जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है ये ज्यादा है, किससे? वेपर्स के प्रेशर। और क्योंकि एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा है तो इस समय चचा भारी पड़ गए, भतीजे को यहीं रुकना पड़ेगा। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो वेपर प्रेशर कम। अब प्रैक्टिकली अगर आप सोचो तो आपको शायद समझ में आ जाए क्या कहना चाह रहे हैं। वेपर्स ऊपर जाना चाह रही है तो एक प्रेशर लगा रही है, ऊपर बैठे चचा, वो कह रहे तुम नीचे बैठे रहो, वो दमदार ज्यादा है, एटमॉस्फेयर प्रेशर ज्यादा है, भैया तुम यहीं बैठे रहो, ये वेपर्स यहीं रुकी हुई है, ऊपर नहीं जा रही। इज इट क्लियर? फिर किसी एक महानुभव ने कहा चलो इसे हीट करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इसे गैस पे रख दिया, व्हाटएवर। अब ये हीट कर रहे हैं, कॉमन सेंस, हीट करेंगे तो क्या होगा? हीट करेंगे तो यहाँ पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ये बॉन्ड टूटेंगे और ये वेपर्स बढ़ेंगे। ये लिक्विड काय में चेंज होगा? वेपर्स में, यानी वेपोराइजेशन की स्पीड बढ़ने लगी, यानी वेपर्स बढ़ेंगी। यहाँ तक समझ में आया? जब आप हीट करोगे तो ये तो एक कॉमन सेंस की बात है, हीट करने पे लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू वेपर। शायद ही कोई बच्चा है जिसको दिक्कत आ रही, ये तो समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा कि हीट करते समय कंडेंसेशन होता है। हीट करने पे क्या होगा? वेपोराइजेशन, वेपर बढ़ेंगी। बेटा वेपर बढ़ेंगी तो वेरी गुड, जब वेपर बढ़ेंगी तो इनका प्रेशर भी बढ़ेगा। इज इट क्लियर? कोई ना कोई एक ऐसा टेम्परेचर आ जाएगा जब एटमॉस्फेयर का प्रेशर और ये वेपर प्रेशर बराबर हो जाएंगे, एग्जैक्टली। ठीक है, कोई ना कोई एक टेम्परेचर ऐसा आया जब ये दोनों प्रेशर नेक टू नेक हो गए, बराबर हो गए। दिस इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। ये वाला टेम्परेचर, जैसे वाटर के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, ये वाला टेम्परेचर कहलाता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। हर लिक्विड के लिए अलग होगा, ये नहीं 100 रट के बैठे कोई लिक्विड आए बोले 100 बॉइलिंग पॉइंट है ना, ऐसा नहीं है। ये विराट कोहली नहीं है हमेशा 100 बन रहे हैं, ऐसा नहीं चलता। इज इट क्लियर? तो व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट?
बेटा बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन बताओ क्या हो गई? इट इज द टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर एट विच बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड, sorry, it is the temperature at which vapor pressure of a liquid becomes equal to atmospheric pressure. वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाते हैं तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? बॉइलिंग पॉइंट आपको ठीक से समझ में आ गया क्या है? बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है. कौन सा टेम्परेचर है? जिस टेम्परेचर पर बेटा वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाते हैं, इस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? बॉइलिंग. बोलो यहां तक समझ में आया? बेटा एक कॉमन सेंस की बात बताइए, पहाड़ों पे जब हम जाएंगे, पहाड़ पे हाई एल्टीट्यूड पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? क्यों? वेरी गुड. पहाड़ पर या हाई एल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेयर कम है, ग्रेविटी कम है तो एटमॉस्फेयर कम है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, इसका मतलब क्या है? कम वेपर्स इसका मुकाबला कर लेंगे, यानी कम वेपर्स मुकाबला कर रही हैं तो कम ही हीट करना पड़ेगा. और इसीलिए पहाड़ों पे या एट हाई एल्टीट्यूड बॉइलिंग पॉइंट इज लेस. पॉइंट समझ में आया? फिर से सुन लो. हम ये कह रहे हैं जैसे इस समय अर्थ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेट सपोज हम कह रहे हैं 760 mmHg है. इतना प्रेशर है अर्थ के ऊपर, इतना प्रेशर लग रहा है. डन. तो 100 डिग्री तक लिक्विड को हीट करते हैं तो इतनी वेपर्स आती है, इतना प्रेशर बनाती है. लेट सपोज पहाड़ पे गए, सपोज कर रहे हैं ये प्रेशर 700 रह गया, यानी हमें वेपर सिर्फ 700 चाहिए. तो 100 डिग्री तक हीट करोगे तो 760 वेपर आ जाएंगे, यानी 100 से कहीं पहले 400, सॉरी 100 से कहीं पहले 80, 90, 95 व्हाटएवर, हम मान ले रहे हैं 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये 700 वेपर हो गई. तो 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे जैसे ही 700 वेपर हुई, ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों बराबर बॉयल हो जाएगा लिक्विड. तो पहाड़ों पे जनरली बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम, यानी चीजें या लिक्विड जल्दी बॉयल हो. इज इट क्लियर? पॉइंट समझ में आया? क्लियर? अच्छा, ये कहा जाता है कि हाई एल्टीट्यूड बॉइलिंग पॉइंट इज लेस बट food stuff do not get moisten easily. ठीक है, पहाड़ पे बॉइलिंग पॉइंट तो कम है लेकिन दाल आसानी से निकलती. क्यों बेटा, क्यों निकलती वहां दाल? दाल कच्ची रह जाती, कारण क्या? बोलो. मतलब पानी तो जल्दी उबल जाएगा लेकिन दाल नहीं गलेगी. क्लियर हुआ? अभी भी नहीं हुआ. देखो बेटा, रीजन क्या है? यहाँ जो आप फूड ग्रेन्स रखते हो पकाने के लिए, वो पकते कैसे हैं? एनर्जी लेके. अब उनको जो एनर्जी चाहिए वो 100 डिग्री तक वाटर बॉयल होता है, तो उतनी एनर्जी लेके होते हैं. उन फूड स्टफ को इससे मतलब थोड़ी कि तुम्हारा पानी बॉयल हुआ या नहीं हुआ, उसे तो इससे मतलब है मुझे एनर्जी कितनी चाहिए, उतनी मिली नहीं मिली. अगर ये पानी जल्दी बॉयल हो गया तो एनर्जी कम ली उसने वाटर ने. जब वाटर के पास एनर्जी कम है तो फूड को भी एनर्जी कम दे रहा है, और जब फूड को एनर्जी ही नहीं मिल रही तो वो मॉइस्ट नहीं होगा, वो गलेगा नहीं. समझ में आ रहा? इसलिए पानी तो उबल जल्दी जाएगा लेकिन खाना नहीं गलेगा. इसलिए प्रेशर कुकर्स का यूज करते हैं. तो प्रेशर कुकर का जब यूज करोगे तो उसके अंदर तो कुछ एटमॉस्फेयर है ही नहीं. प्रेशर के ऊपर में तो ऊपर जो लिड लगी है उसकी वजह से अंदर का कोई एटमॉस्फेयर का प्रेशर का कोई लेना देना ही नहीं है, तो इसलिए वो उबलता ही रहता है, सारी एनर्जी अंदर ही रहती है. इसलिए प्रेशर कुकर का यूज करते हैं तो जितनी एनर्जी बाहर से देते हैं सारी एनर्जी अंदर वाली चीज के पास रहती है, और सारी एनर्जी किसे मिल जाती है? फिर फूड को मिल जाती है. इसलिए प्रेशर कुकर में चीजें जल्दी पकती है. फिलहाल यहाँ तक पूरी सिनेरियो क्लियर. अच्छा, यहाँ एक और पॉइंट समझ में आया होगा कि अगर हम चाहें तो हम किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं. आया समझ में? बॉइलिंग पॉइंट कैसे कम कर सकते हैं? अबे जरूरी तो ये उठ के पहाड़ पे ही जाना है, बोले हाई एल्टीट्यूड पे ले जाए? अबे कॉमन सेंस लगा यहाँ पे. अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर हम कम कर दें, यानी उसके चारों तरफ की सराउंडिंग का प्रेशर कम कर दें, तो वो एटमॉस्फेयर प्रेशर कम, तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा. और अगर हम चारों तरफ की सराउंडिंग का प्रेशर बढ़ा देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट. इज इट क्लियर? मतलब हमने ऐसे एपरेटस बना रखे हैं, जैसे ये सपोज एक रूम टाइप की जगह है और इसमें हमने यहाँ सक्शन पंप लगा दिया. सक्शन पंप ने क्या किया? यहाँ की एयर सक कर दी, यहाँ से एयर निकालता गया,
जब यहाँ अंदर एयर ही कम हो गई तो प्रेशर भी कम हो गया। इज इट क्लियर? और जब अंदर का प्रेशर कम है तो यहाँ आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कॉमन सेंस है, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो लेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होगा, और अगर लेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम। इज इट क्लियर? तो इस वैक्यूम डिस्टिलेशन का मतलब ही है कि हम क्या करते हैं, प्रेशर को कम कर देते हैं, इस प्रेशर को जो उसके चारों ओर एटमॉस्फेयर है उसके प्रेशर को कम कर। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आया? अब सेकेंड पॉइंट, ये इसलिए समझाना पड़ा क्योंकि ये पता तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है। अब सेकेंड पॉइंट, ये सारे नाटक की जरूरत क्या है बच्चों? कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो बॉइलिंग पॉइंट पे डिकम्पोज हो जाते हैं, यानी बेटा ये H2O है, वाटर लिक्विड। बेटा वाटर वेपर का फॉर्मूला क्या है? तो वाटर लिक्विड है, वेपर का क्या फॉर्मूला है? जैसे लिक्विड में तो H2O कहते हैं, वेपर में क्या कहते हैं? नेक्स्ट, कॉमन सेंस है वैसे तो। हाँ बेटा, हाँ फॉर्मूला तो वही रहता है, खाली वेपर लिखा होता है। तो वाटर लिक्विड हो या वेपर हो, फॉर्मूला तो सेम है। तो अब हमें समझना ये हुआ क्या, ये क्या हुआ। ये बेसिकली लिक्विड अगर है और ये एक H2O का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इनके बीच का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा था जिसकी वजह से लिक्विड, लेकिन ये भी पूरा H2O था, ये भी पूरा H2O था, और ये आपस में जुड़े हुए। समझ में आया? हाइड्रोजन बॉन्ड से किसी फोर्स से जुड़े। यहां तक क्लियर है? जब वेपर में बदलते हैं तो क्या करते हैं? तो बेटा ये है HOH। ध्यान देना, यहाँ दो तरह के बॉन्ड है, एक तो HOH के अंदर के बॉन्ड है यानी वाटर के अंदर, और एक जो दो वाटर के बीच का अट्रैक्शन है, दैट इज इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? इंटरमोलिकुलर, जब हम किसी चीज को बॉयल करते हैं तो उसके अपने अंदर के बॉन्ड नहीं तोड़ते, हम ये वाले बॉन्ड तोड़ते हैं जो ये बाकियों से जुड़ा है। समझ में आ रहा है? और अगर बाकियों से अट्रैक्शन तोड़ दिया है तो ये उड़ के बाहर आ जाएगा। तो जब हम बॉयल करते हैं तो ये वाले बॉन्ड्स तोड़, समझ में आया? और जब हम किसी चीज को डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोज करने का मतलब समझ में आया? तहस नहस करके बर्बाद करना, तो ये वाले बॉन्ड, इज इट क्लियर? तो ये वाले बॉन्ड तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, तो ये चीज क्या हो जाएगी? डिकम्पोज। वाटर बॉयल तो होता है 100 डिग्री पे, लेकिन वाटर को अगर आप तोड़ना चाहो, मतलब ये वाले फोर्स तोड़ना चाहो, तो 2000 डिग्री तक हीट करना पड़ता है, तब ये कहीं जाके टूट सकता है। मतलब वाटर का डिकम्पोजिशन टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। तुम 100 डिग्री तक हीट करोगे तो ये वाले फोर्स टूटेंगे, ये वाले फोर्स नहीं। बोलो क्लियर है? दो चीजों में अंतर समझ में आया? एक है डिकम्पोजिशन टेम्परेचर और एक है बॉइलिंग पॉइंट। क्या अंतर है? डिकम्पोजिशन टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट में क्या अंतर है? समझ में आ रहा है? जैसे आप सभी बच्चे यहाँ बैठे हो, लेट सपोज यहाँ से हमें दो चार बच्चों को बाहर भेजना है, इज इट क्लियर? तो और ये जाने को तैयार नहीं है, क्यों? इनके आप पड़ोसियों से दोस्ती बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये दोस्ती निभा रहे हैं, जा ही नहीं रहे, इनसे कह रहे हैं बाहर चले जाओ भाई, नहीं जा रहे, तो इनकी दोस्ती तोड़वानी पड़ेगी, ठीक है? इनकी दोस्ती तोड़वाई, अब ये बाहर चले। इज इट क्लियर? यानी ये एकदम ठीक ठाक है, बस खाली इनकी इधर उधर से जो अट्रैक्शन है वो तोड़, ठीक है? ये एक तरीका। दूसरा तरीका समझ ही गए हो, है नहीं? अब दूसरा तरीका क्या है कि ये मतलब सिंगल पीस में बाहर नहीं जा रहे, ठीक है, वन एंड ओनली में नहीं जा रहे, ठीक है? फिर जब ये वन एंड ओनली में नहीं जा रहे तो इनके कई पीसेस करके फिर बाहर भेजे गए। तो कई पीसेस करके मतलब समझ में आया, ठीक है? इससे पहले खाली इनके आजू बाजू वाले फोर्सेस तोड़े गए थे दूसरों के साथ, इसके बाद इनके अपने अंदर वाले भी फोर्सेस इनको वीक किए गए। इज इट क्लियर? तो ये वाली चीज क्या कहलाएगी? डिकम्पोज। समझ में आया? तो जनरली डिकम्पोजिशन टेम्परेचर ज्यादा होता है या बॉइलिंग पॉइंट? कॉमन सेंस है, डिकम्पोज करना बड़ा भारी पड़ता है, मुश्किल से चीजें टूटती है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट, यहां तक कोई डाउट? समझ में आया? अच्छा, डिकम्पोजिशन टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? डिकम्पोजिशन टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? कोई मतलब ही नहीं है। डिकम्पोज होना किस फोर्सेस पे है?
और एटमॉस्फेरिक प्रेशर या बॉइलिंग पॉइंट इनके फोर्सेस को देख रहा है। तो डिकम्पोजिशन टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट का या ये क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कोई लेना देना नहीं, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर बदल के क्या बदल सकते हो, बॉइलिंग। यहां तक समझ में आ गया, पूरी कहानी यहां तक क्लियर। अब इतनी कहानी हमने पढ़ी क्यों, इसके पीछे सिर्फ एक लाइन था, इसे समझाने में टाइम लगता है। इसके पीछे की एक लाइन क्या है बेटा, हमारे पास कुछ लिक्विड है, जैसे एक है ग्लिसरॉल और एक है H2O2। ये हमारे कोर्स के दो लिक्विड ऐसे हैं जिनका डिकम्पोजिशन टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट या तो नेक टू नेक है या उल्टा है। बट इस उल्टा बाकी चीजों से उल्टा है। बाकी चीजों में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और डिकम्पोजिशन टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। यहां उल्टा है, यहां डिकम्पोजिशन टेम्परेचर क्या है, ज्यादा, सॉरी डिकम्पोजिशन टेम्परेचर कम और बॉइलिंग पॉइंट, समझ में आ गया। यानी इसका मतलब क्या आया, क्या समझ रहे हो इस बात से, बॉइलिंग पॉइंट और डिकम्पोजिशन टेम्परेचर बराबर है, इसका मतलब क्या है, नहीं आया समझ में? आप बोलो बेटा, अगर बॉइलिंग पॉइंट और डिकम्पोजिशन टेम्परेचर बराबर हैं तो इससे आप क्या समझते हो? एक जना बोलने दो, इससे आप क्या समझते हो बेटा? मतलब जवाब वही दे पाएगा जो यहां तक समझ पाया है, इसलिए मैं रुका हूं। आप बोलो बेटा। हाँ बेटा, मत दो, इतनी सरल बातें नहीं आपके समझ में आई बेटा। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या था, खाली इसे उठा के बाहर ले जाना। डिकम्पोजिशन का क्या मतलब क्या था, इनके हाथ पैर तोड़ दिए, मुंडी अलग कर दी है, ये पार्ट्स में बाहर जा रहे हैं, दैट इज डिकम्पोजिशन होना। इज इट क्लियर? लेट सपोज बॉयल करने के लिए इनके हाथ पैर मतलब दूसरे दोस्तों से इनको हटाने के लिए लेट सपोज मान के चल रहे हैं इन्हें 10 गोलियां मारनी पड़ती हैं। लेट सपोज ये रजनीकांत स्टाइल है, 10 गोलियों में ये बॉयल हो सकते हैं या 10 डंडे मारने पड़ते हैं, वॉट एवर। इज इट क्लियर? और डिकम्पोज करने के लिए जनरली ज्यादा मारने पड़ते हैं। इज इट क्लियर? लेकिन किसी प्राणी में बॉयल और डिकम्पोज बराबर हो रहा है, यानी यानी अगर हम बॉयल कराने के लिए जितनी एनर्जी देंगे उतनी एनर्जी में वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज। क्या वो बॉयल हो पाएगी चीज? जब बॉयल ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि बॉयल कराने के लिए तुम जितनी हीट दे रहे हो, जब तक वो बॉयल हुआ वो टूट गया, तो अब उसको आप बॉयल तो नहीं कर पा रहे हो। और तुम्हारी हेडिंग क्या है, डिस्टिलेशन। और डिस्टिलेशन में तुम करते क्या हो, तुम यहां से चीजों को उठा के यहां लाते हो, यानी पहले बॉयल करते हो फिर कंडेंस करते हो। तो जब वो बॉयल ही नहीं होगी तो कंडेंस कैसे होगी? समझ में आ गया? तो कुछ चीजें ग्लिसरॉल और H2O2 अपने बॉइलिंग पॉइंट पे क्या हो जाती है, डिकम्पोज। समझ में आया? तो उनको प्यूरिफाई करने का ये तरीका है। अब समझ में आ रहा है उनको प्यूरिफाई करने का क्या तरीका है? वैक्यूम डिस्टिलेशन में हम करते क्या है, हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम कर देते हैं। और बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम करने से क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कम। यानी ये भी बाकियों की तरह नॉर्मल हो गए कि डिकम्पोजिशन टेम्परेचर ज्यादा और बॉइलिंग पॉइंट कम। ये बाकी सब में ऐसा ही होता है। और अब ये बिना टूटे बॉयल हो जाते हैं और बिना टूटे सेपरेट। बोलो पूरी कहानी अब समझ में आई आपको? इसीलिए मैंने एकदम बेस से स्टार्टिंग टू एंड बताया है। कॉपी में बेटा बहुत कम आएगा, कॉपी में तो बस जो हमें यहाँ पढ़ना है वो ही। तो पहला पॉइंट हेडिंग है वैक्यूम डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। उसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, इट इज डन फॉर द सब्सटेंसेस। ये उन सब्सटेंसेस के लिए किया जाता है, इट इज डन फॉर द सब्सटेंसेस which decompose at their boiling point. It is done for the substances, ये उन substances के लिए किया जाता है, it is done for the substances which decompose at their boiling point. हम उबालने चले थे वो टूट ही गए थे, ठीक है, हम चाह रहे थे ये उबल जाएं वो निपट ही गए, ठीक है। It is done for the substance which decompose at their boiling point, यानी जिनका boiling point और decomposition temperature आसपास। फॉर एग्जाम्पल बेटा ये दो नाम लिखे हैं, एक ग्लिसरॉल और एक H2O2। फॉर एग्जाम्पल ग्लिसरॉल और H2O2। ये ग्लिसरॉल वही है जो आप ग्लिसरीन के नाम से जानते हो। फॉर एग्जाम्पल ग्लिसरॉल एंड H2O2। बोलो बेटा यहां तक क्लियर है? एनी डाउट? थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। बाय चेंजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज कर देंगे, बाय चेंजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर
boiling point is decreased. ज़्यादा ठीक है, तो आपने क्या लिखा आगे? डन. It is used for that. It decompose at their boiling point, and boiling point can be reduced by reducing the atmospheric pressure. And now the substance can easily boil. Now the substance can easily boil without undergoing decomposition. Now the substance can easily boil without undergoing decomposition. बोलो, क्लियर है? कॉपी में इतना ही आना है. अब मैंने आपको एकदम बेस से बताया है, एक बार आप ये सारे वर्ड पढ़ के देखो, और जिन बच्चों को इच्छा है वो लिख लो, नहीं तो ऑब्वियसली केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में लिखाया जाएगा व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, और गैसियस स्टेट में भी थोड़ा बहुत है इसके बारे में. ये वर्ड बाद में आए जाएंगे. वेपर प्रेशर क्या, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, गैसियस स्टेट, स्टेट्स ऑफ मैटर जो है ना आपका 5th चैप्टर, उसमें है. नेक्स्ट लिखें, अगला बोल दो. स्टीम डिस्टिलेशन. नेक्स्ट वन इज स्टीम डिस्टिलेशन. ठीक है बच्चों, बेसिकली वैक्यूम डिस्टिलेशन वाली चीजें भी स्टीम डिस्टिलेशन से प्योर हो जाती हैं, लेकिन स्टीम डिस्टिलेशन का अपना एक फंडामेंटल क्या है वो समझिए. बेटा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो स्टीम में घुल जाती है, स्टीम वॉलेटाइल होती है. समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? स्टीम में घुल जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन वाटर में नहीं घुल. कुछ सब्सटेंसेस जैसे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, तो वो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल नाम का जो केमिकल है, वो अगर कहीं स्टीम जा रही होगी तो स्टीम के साथ वो भी टहलने चल देंगे, मतलब स्टीम में डिसॉल्व हो जाएंगे. ठीक है, लेकिन पानी में नहीं घुल. ठीक है, तो स्टीम डिस्टिलेशन किनके लिए है? जो स्टीम में घुलते हैं और पानी में नहीं. ठीक, तो हम करते क्या है, एक बेसिक प्रोसेस मान लीजिए, ये एक चैम्बर लगाया, इसके 2 आउटलेट कर दिए. ठीक है, वैसे वो राउंड बॉटम ग्लास जैसे दिखाएंगे, सिंपल दिखा रहा हूं. यहाँ हमारा सब्सटेंस फिल अप है और इसमें हमने स्टीम पास की और यहाँ से स्टीम निकलवा ली. मतलब एक तरफ से स्टीम का प्रेशर लगा रहे हैं और दूसरी तरफ से स्टीम बाहर आ रही है. तो दोनों में अंतर क्या होगा? यहाँ हमारे पास जो स्टीम भेजी जाएगी वो प्योर स्टीम है. ठीक है, पानी वेपर के फॉर्म में स्टीम कहलाता है, वो स्टीम गई. लेकिन यहां से जो स्टीम निकल के आएगी वो स्टीम कैसी होगी? वो स्टीम कैसी होगी? विद वो सब्सटेंस जो स्टीम वॉलेटाइल है, जो स्टीम में घुल सकते हैं, वो इसमें घुल के यहाँ आ गए. इज इट क्लियर? जैसे सपोज कर रहे हैं एग्जाम्पल, क्लोरोफिल होता है पेड़ में, बायो वाले तो सुना ही होगा क्लोरोफिल. तो उस क्लोरोफिल के अंदर भी वो जो ए बी ऐसे कुछ टाइप के, तो अब आप चाहते हैं ये भी सेपरेट हो जाए, और सपोज कि ये जो क्लोरोफिल बी है ये स्टीम में घुलता है और ए नहीं घुलता, तो हमने इनके मिक्सचर को रखा, उस मिक्सचर से स्टीम पास की. तो स्टीम, अगर स्टीम में कोई एक घुलता होगा तो वो स्टीम में एक डिसॉल्व होके बाहर आ जाए और दूसरा वहीं का वहीं रहेगा. अब ये जो स्टीम में डिसॉल्व होके यहाँ आ गया है, इसके आगे वही पहले की तरह कंडेंसर लगा लिया, ये ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ पानी डाल दिया, पानी के अंदर इसे छोड़ दिया. अब क्या होगा? पानी में तो ये घुलता नहीं, ये यहाँ आके नीचे प्रेसिपिटेट, हल्का है तो ऊपर आ जाएगा, भारी है तो नीचे सेपरेट हो जाएगा. और स्टीम काय में बदल जाएगी? पानी. यहाँ स्टीम जो है ये कंडेंस हो गई, पानी में बदल गई, पानी में ये घुल नहीं था. तो बेसिकली स्टीम डिस्टिलेशन में हमने किस प्रॉपर्टी को यूज किया है? द प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? विच इज डिसॉल्व इन एंड insoluble in water. लिख लीजिए. It is used for the substances. It is used for the substances. Which are steam volatile. Which are steam volatile. It is used for the substances which are
steam volatile but do not dissolve in water. It is used for the substances which are steam volatile but do not dissolve in water. बच्चों अब आपको समझ में आ ही गया होगा, इतनी देर से पढ़ रहे हो, कल से भी तो मालूम ही है कि इस समय जो इम्प्योरिटी होनी चाहिए दैट शुड नॉट बी स्टीम वॉलेटाइल। समझ में आ रहा है, कॉमन सेंस है। अगर इम्प्योरिटी भी स्टीम में घुल रही है और ये भी स्टीम में घुल रहा है तो फिर फायदा ही क्या। तो यहाँ पे इम्प्योरिटीज शुड नॉट बी स्टीम वॉलेटाइल, तो ये ध्यान रखेंगे। अगर इम्प्योरिटी भी स्टीम वॉलेटाइल है, ये भी स्टीम वॉलेटाइल है, तो फिर फायदा क्या, तो सेपरेट नहीं। इज इट क्लियर? ठीक है भाई, दो लोगों में कोई अंतर होगा तभी तो आप पहचानेंगे, जब दोनों में कोई अंतर ही नहीं है तो आप कैसे पहचानेंगे। कोई अंतर होना चाहिए तब आप आइडेंटिफाई करके सेपरेट करें। जैसे आपने 4 लोगों को बैठा दिया एक टेबल पे और आपने 4 ग्लास जूस के रख दिए। इज इट क्लियर? और लेट सपोज चारों ग्लास जूस के खत्म हो गए। भाई चारों ही खत्म हो गए तो पता ही कैसे चला कि कौन जूस ना पीने वाला था? कोई अंतर है नहीं, सेपरेट कैसे करें। ठीक है, आपने लेट सपोज सिंपल एग्जांपल में ले जाते हैं, इसकी जगह आपने इथाइल अल्कोहल के 4 ग्लास रखे सपोज। ठीक है, थोड़ी देर बाद देखा वो भी चारों खत्म हो गए। लेकिन अब आपने देखा जब चारों खत्म हो गए, फिर आपने ध्यान से देखा यार एक आदमी से तो हमें स्मेल आ रही है, बाकी 3 से नहीं आ रही। आइए, तो इसका क्या मतलब, अब सेपरेट हो सकते हैं क्योंकि खत्म तो चारों हो ही जाने थे। यानी जूस थोड़ी है, वो चारों ही खत्म कर दिए उसने, लेकिन अकेले ने किए। लेकिन अब प्रॉपर्टी अलग हो गई। अब वो जो अकेला जिसने खत्म किए, अब वो जो खड़ा हुआ उसकी जब स्पीच शुरू हुई तो बाकियों से अलग है ना, गाड़ी भाई चलाएगा है, बाकी जो उसकी बातें थी वो बाकियों से थोड़ी डिफरेंट थी। अब जब डिफरेंट थी तो पता चल गया भाई तुम लोग सेपरेट हो। समझ में आ रहा है? तो सेग्रीगेट या सेपरेट करने के लिए, ये तो इंसानों में हुआ, ऐसे ही केमिकल्स को भी सेपरेट करने के लिए कुछ तरीके बना रखे। इज इट क्लियर? तो ये तरीका स्टीम डिस्टिलेशन। तो आपकी पहला पॉइंट क्या आ गया, दिस शुड बी स्टीम वॉलेटाइल एंड दैट शुड नॉट बी, इम्प्योरिटी शुड नॉट बी स्टीम वॉलेटाइल। ये पहला हुआ। क्या प्रोसेस लिखाना है? प्रोसेस समझ में आ गया? प्रोसेस क्या है? द मिक्सचर या steam is passed on the mixture, the substance which is steam volatile comes in steam and after condensing the steam these are separated. तो प्रोसेस तो वही वाला जो पीछे। क्लियर है? डन। अब आपको एक पॉइंट अगर समझ में आ जाए, अगला वाला ठीक है, नहीं आया तो गोली मारो। अगला पॉइंट ये है कि ये जो स्टीम वॉलेटाइल सब्सटेंस था ना, सपोज ये स्टीम वॉलेटाइल सब्सटेंस भी अपने बॉइलिंग पॉइंट पे डिकम्पोज हो रहा होता, अगर ये भी अपने बॉइलिंग पॉइंट पे डिकम्पोज हो रहा होता तो यहां से ये प्यूरिफाई किया जा सकता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सब्सटेंस जब स्टीम में घुला आके, ये जब स्टीम में चेंज हुआ तो उस समय इसका प्रेशर और स्टीम का प्रेशर मिला के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। मतलब अगर हमें 760 प्रेशर लाना था तो स्टीम का प्रेशर और सब्सटेंस का प्रेशर मिला के इतना है। दैट मीन्स मैं मान लेता हूँ स्टीम का प्रेशर सिर्फ 10 है, तो भी सब्सटेंस का प्रेशर 750 तो रह गया। मतलब सब्सटेंस उससे पहले बॉयल हो गया जितने टेम्परेचर पे होना था, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस। आ रहा है समझ में? ये मैंने कहा ये थोड़ा टिपिकल है, देर में आएगा। ठीक है, तो ये कह सकते हैं स्टीम वॉलेटाइल सब्सटेंस का भी बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाता है, ये भी जल्दी बॉयल हो जाते हैं। तो अगर इनके साथ भी वही वाली परेशानी है, कौन सी परेशानी? कि they decompose at their boiling point, तो भी काम चल जाएगा क्योंकि यहाँ बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही बॉइल। एक पॉइंट लिखा दे रहा हूँ, जिसे समझ में आ गया ठीक है, नहीं आया कोई दिक्कत। ठीक है, देखिए पॉइंट करके। बेसिकली स्टीम वॉलेटाइल सब्सटेंस boils, basically steam volatile substance boils before their boiling point. Basically, steam volatile substance boils before their boiling point. Steam volatile substance भी boil हो जाते हैं before their boiling point. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इतना काफी। नेक्स्ट एंड लास्ट इज क्रोमेटोग्राफी।
अगली हेडिंग का नाम लिखो बेटा, क्रोमेटोग्राफी। सेपरेशन में, क्रोमेटोग्राफी में वैसे तो एक शॉर्ट नोट लिखने को आता था, लेकिन अब क्योंकि अब आपका ऑब्जेक्टिव है, तो आप खाली फोकस करेंगे कंसेप्ट्स पे, और कल से हम शुरू कर देंगे आपका ऑब्जेक्टिव का सेशन। मतलब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, क्योंकि ना 11th के ऑब्जेक्टिव ज्यादा मिल नहीं रहे मुझे, तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी मिलेंगे हम उसके सेशन करेंगे डेली, ठीक है। प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस डेली करेंगे क्योंकि चैप्टर फिनिश है बेटा। अब जो कोर्स में आ रहा है वो यही चैप्टर आ रहा है, इसके अलावा कौन सा चैप्टर पढ़ना है ये बताओ। हाइड्रोकार्बन तो इससे अगला चैप्टर वो आ नहीं रहा, लेकिन अभी किसी के कब है पेपर? दिसंबर आज से शुरू हो गया। सेकेंड टर्म तो आगे होगा ना, आपका फर्स्ट टर्म हो चुका है। चलिए ठीक है, मैं आपको या तो अलग से पढ़ा दूंगा, नहीं तो पहले देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बेस है, ये क्लियर होगा तो अच्छा रहेगा। 12th की ऑर्गेनिक बड़ी समझ में आती है इससे, स्पेशली मैकेनिज्म जो इससे पहले पढ़ा है तब वो, ये तो फालतू की चीज है। व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी? बच्चों, क्रोमेटोग्राफी का एक बेसिकली मतलब समझ लीजिए, ये जब ना ये कोई इंडस्ट्रियल प्रोसेस नहीं, ये हम सेपरेशन प्यूरिफिकेशन में पढ़ रहे हैं, लेकिन असलियत में ये प्यूरिफिकेशन नहीं, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी इज नॉट बेसिकली प्यूरिफिकेशन, ये खाली मिलावट को पकड़ता है, और जहां बहुत माइन्यूट भी चीजें मिक्स हैं उनको भी अलग करने के लिए यूज कर सकते हैं, पता करने। मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, आपने लीव्स ले ली, पेड़ की पत्ती, उसमें है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ये है। अब हम ये लीफ के एक्सट्रैक्ट में इन दोनों चीजों को अलग अलग देखना चाहते हैं कि इसमें दो अलग चीजें हैं या एक है, तो इस मिक्सचर से इन दोनों की अलग पहचान करा देगा ये टेस्ट, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी जो है, इनिशियल ये वर्ड क्रोम वर्ड, बेटा क्रोम वर्ड काय के लिए आता है? कलर के लिए। ग्राफिक मीन्स समझ ही रहे होगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी पेपर रिप्रेजेंटेशन, या ये क्या बैंड टेक्निक कहलाती है। तो इनिशियल तो ये जब दी गई थी तो कलर्ड सब्सटेंस को अलग करने के लिए दी गई, अब ये नॉन कलर भी इसमें अलग हो जाते हैं। ये वाली टेक्निक बेस्ड किस पे है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वाली टेक्निक बेस्ड है एडजॉर्प्शन पे। एडजॉर्प्शन समझ में आता है? दो वर्ड होते हैं, वन इज एब्जॉर्प्शन, वन इज एडजॉर्प्शन। नहीं आया? एब्जॉर्प्शन एडजॉर्प्शन याद आ गया? एब्जॉर्प्शन, और पूरी स्पेलिंग वही है, एडजॉर्प्शन। बेटा एक क्लियर आंसर? नहीं आया? कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे आप 12th में पूरा एक चैप्टर है, इस पे ज्यादा लेक्चर नहीं, वहीं देखेंगे। अभी बस ऊपर ऊपर से मतलब समझ लो। ये होता है एब्जॉर्ब होना, जैसे स्पंज को पानी में डाल दो तो पानी स्पंज के ऊपर रहेगा या अंदर भी चला जाएगा? अंदर भी चला जाएगा, एब्जॉर्प्शन। जैसे कोई चैप्टर आपने पढ़ा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, आपके दिमाग में उस चैप्टर की सारी पॉइंट्स, कंसेप्ट सब कुछ क्लियर है, तो हम कहते हैं आपने एब्जॉर्ब कर लिया है, ये पूरी तरीके से सोख डाला है, समझ डाला है, दैट इज एब्जॉर्प्शन। बट 99.99% एडजॉर्प्शन होता है। एडजॉर्प्शन इज सरफेस फिनोमेना। जैसे रेनकोट है ना, रेनकोट पानी में ले जाएं, पहन के चले जाएं, ठीक है। जब पहन के जाते हैं तो रेनकोट गीला होता है नहीं होता? रेनकोट गीला होता है नहीं होता? रेनकोट तो गीला होता होगा, उसके अंदर जो है वो गीला नहीं होता, मान रहा हूं। रेनकोट तो गीला होता है, या रेनकोट भी गीला नहीं होता? नहीं, बारिश में पहन के जा रहे हैं, अब ये मत कहना अगर बारिश नहीं हो रही तो हमारा झापड़ ना। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं हम, अगर बारिश में जा रहे हैं रेनकोट पहन के, तो ऑब्वियसली रेनकोट गीला होगा, हम नहीं होंगे, यानी रेनकोट के ऊपर की लेयर में तो पानी आया है ना। तो दैट इज बेसिकली एक सरफेस लेयर पे ही रहना चीजों का, अंदर ना आना, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज एडजॉर्प्शन। ऊपर ऊपर रहना, अंदर तक चीजें ना। जैसे कई बच्चे पढ़ने आते हैं वही रेनकोट लेके आते हैं, यहां से हम शावर्स करते रहते हैं, यहाँ हम ब्लेसिंग शावर्स देते रहते हैं, और वो क्या करते हैं, रेनकोट सिर के ऊपर हुड लगा के आराम से बैठे रहते हैं, शावरिंग होती रहती है और रेनकोट के ऊपर की लेयर में आता है। फिर वो जैसे ही एंटर करते हैं ना, वो एग्जिट करते हैं बाहर, वो रेनकोट उतार देते हैं। फिर अपने दोस्तों से जब बात करते हैं वो झाड़ फूक के करते हैं, ये क्या लग गया यार, हटाओ हटाओ, हाँ ठीक है। फिर देखा, अरे ये और वो बातें कर रहा था, हटाओ हटाओ, ये हटाओ, ये ऊपर से किनारे कर देते हैं। तो दैट फिनोमेना इज नोन एज
एडजॉर्प्शन। और ये क्रोमेटोग्राफी किस पे बेस्ड है? एडजॉर्प्शन, यानी ये सरफेस फिनोमेना। ठीक है, तो इसका जो बॉटम लाइन है एडजॉर्प्शन का, वो अगर आपको समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन होंगे। कई तरह का क्रोमेटोग्राफी है, जो सबसे मेन क्रोमेटोग्राफी है हम पहले उसको डिस्कस कर रहे हैं, जो आसानी से समझ में आएगी। ये हमने ले लिया सिलिका जेल। सिलिका जेल एकदम व्हाइट कलर का पाउडर है, और उसको जेल में आपने चेंज कर दिया। तो आजकल बच्चे खेलते नहीं है जेली से, क्या कहते हैं वो? स्लाइम्स कहते हैं। बिल्कुल वैसा है, ये मान के चलो, ट्रांसपेरेंट या वैसा स्लाइम जैसा है। या जब तक ये स्लाइम व्लाइम नहीं आए थे तो हम कहते थे आम पापड़ मान, आम पापड़ देखा है, येलो कलर वाले आम पापड़ आते हैं, तो बिल्कुल वैसा मान लीजिए ये आम पापड़ एक जार के अंदर रखा हुआ। ठीक है, डन। या स्लाइम रखी हुई है, ऊपर हम यहाँ रख देते हैं पेस्ट। पेस्ट बना के, जैसे लीफ एक्सट्रैक्ट है, पेड़ की पत्तियां हैं, उन्हें पीसा, जूस वूस निकाला, उसका एक्सट्रैक्ट निकाला, ये ऊपर रखा। यहाँ तक क्लियर? और अगर हमें बहुत जल्दी है, ठीक है, तो हम कोई एक सॉल्वेंट के साथ मिला के रखते हैं, जैसे पानी में पेस्ट बनाएंगे। भाई पत्ती को पीसोगे तो ऑब्वियसली कोई ना कोई थोड़ा सा लिक्विड डालोगे तो ही पेस्ट बनेगा। चटनी बनाइए, वो चटनी कह रहे हैं बनाए, तो पेस्ट बनाया तो चटनी में थोड़ा वाटर वाटर भी होगा, सॉल्वेंट। डन। जल्दी बहुत है तो हमने सेंट्रीफ्यूगेशन करा दिया, इसे बहुत तेज रोटेट करा दिया। नहीं जल्दी है, समय है तुम्हारे पास, आराम से बैठो। ठीक है, तो ये धीरे धीरे नीचे की ओर मूव करें। कुछ चीजें बहुत ज्यादा एडजॉर्ब होती हैं, तो वो जल्दी जल्दी नीचे की ओर पहुंच के यहाँ आके एडजॉर्ब हो जाएंगी। जो सबसे नीचे जाके रुकेंगी, सेटल होंगी, हम कहेंगे वो मोर एडजॉर्ब। और जो इस सिलिका जेल से ऊपर से भी कोई बॉन्डिंग नहीं बना रहा है एकदम, वो ऊपर रहते हैं, तो लेस एडजॉर्ब यहां रहता है, और मोर एडजॉर्ब जो हुआ है वो यहां। यहां तक क्लियर है? नहीं समझ में आया? हाँ, आप एड्सॉर्प्शन का मतलब ये मत समझना कि वो बॉन्ड बन गया है। ठीक है, यहाँ मोर एड्सॉर्ब टर्मिनोलॉजी किसके लिए यूज कर रहे हैं? जो नीचे जाके एड्सॉर्ब होगा उसको हम कह रहे हैं मोर एड्सॉर्ब, ये टर्मिनोलॉजी है। अब बॉन्डिंग मत सोचिए, ये मत सोचिए ये यहीं एड्सॉर्ब हो गया तो मोर एड्सॉर्ब कहेंगे। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी है, ये बनाए गए हैं टर्म कि जो नीचे पहुंच गया वो ज्यादा एड्सॉर्ब माना जाएगा। यानी बेसिकली जो कंसेप्ट है वो समझो। कंसेप्ट क्या है? अलग अलग जगह एड्सॉर्ब होती है अलग अलग, हर चीज का एड्सॉर्प्शन का जो तरीका है वो अलग है। यानी क्लोरोफिल ए यहाँ हो रहा है, क्लोरोफिल बी यहाँ हो रहा है, क्लोरोफिल सी यहाँ हो रहा है, या वो होता है नहीं होता पता नहीं, मतलब दो तीन चीजों का जो मिक्सचर है वो अलग अलग सेपरेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो करके घर पे, आपने लेट सपोज इंक ले ली, रेड कलर की, ब्लू कलर की, पहले आती थी अब पता नहीं, उन दोनों को मिला दिया, रेड और ब्लू को मिक्स कर दिया, एक मिक्सचर बन गया, उसका एक अपना कलर बन गया, व्हाटएवर। ठीक है, अब आपने ब्लॉटिंग पेपर ले लिया, और ब्लॉटिंग पेपर में यहाँ उसकी एक ड्रॉप डाल दी, वो जो पेपर है वो एड्सॉर्प्शन शो करेगा, ये इंक फैलेगी दूर दूर, और थोड़ी देर में देखोगे रेड का और ब्लू का एरिया ही सेपरेट हो जाएगा, यानी ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। दिस इज नोन एज, दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। ये पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, ये अभी देखेंगे पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है। लेकिन अब क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने हैं तो उसके हिसाब से अगर तैयार करेंगे, डेफिनेशन तो लिखने को आएगी नहीं। तो ये क्रोमेटोग्राफी का बेस। इसके बाद बाहर से एक लिक्विड भेज देते हैं विच इज नोन एज इल्यूएंट। इल्यूएंट, ये इल्यूटेंट क्या है? एक ऐसा लिक्विड है जो इन्हें बहा के यहाँ से अलग करवाएगा, यानी सिलिका जेल से इनको धक्का मार के निकलवाएगा, चल यार बाहर निकल। इज इट क्लियर? तो ये पहले निकलेगा जो ज्यादा एड्सॉर्ब है, ये बाद में निकलेगा, क्योंकि ऊपर से मूवमेंट हो रहा है ना, तो जो नीचे तक गया है वो पहले निकल जाएगा, ये बात है। इज इट क्लियर? बोलो, क्रोमेटोग्राफी वर्ड क्लियर है? इसी में एक गैस बेस्ड क्रोमेटोग्राफी भी है। जैसे सपोज आपके घर में एलपीजी गैस आती है, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसमें ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, प्रोपेन, ऐसी चीजें हैं। ठीक है, आप चाहते हो उस गैस में से हम मीथेन अलग करें। क्यों अलग करना चाहते हो? बोले मीथेन से सीएनजी बनती है। ठीक है, हो सकता है तुम्हारी कार सीएनजी वाली, तो आपने कहा उसी सिलेंडर से सीएनजी बना लेंगे, मीथेन अलग करेंगे। तो उसके लिए जो प्रोसेस है वो गैस क्रोमेटोग्राफी है। तो हम एक, जैसे यहाँ एड्सॉर्प्शन के लिए ये लिया, वहां हम गैस का कोई सब्सटेंस लेंगे जो इस मिक्सचर को उस पर पास करेंगे। तो अलग अलग चीजें अलग अलग रेट से फ्लो करेंगी, गैस क्रोमेटोग्राफी। ये पेपर क्रोमेटोग्राफी या पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। बोलो यहाँ तक क्लियर है? ठीक है बेटा, हेडिंग
बेटा टाइम देखने क्या है अभी भी। क्रोमेटोग्राफी को आप लिख के लाएंगे, समझ में तो आएगा। क्रोमेटोग्राफी को लिख के लाएंगे खुद। कल मैं आपकी क्रोमेटोग्राफी का एक होमवर्क दे रहा हूँ, चेक करूंगा कि आप लिख के कितना लाते हो, ठीक है, कितना पढ़ के आते हो, कितना लिखते हो। तो चैप्टर इज जस्ट फिनिश। एक छोटी सी हेडिंग बचती है अब हमारी, दैट इज डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट। उसमें 4-6 रिएक्शन है, कल वो और खत्म हो जाएगा, चैप्टर फिनिश। और कल से हम डिगिंग शुरू करेंगे बेटा। कल से हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टेस्ट स्टार्ट करेंगे। टेस्ट नहीं है वो, शीट्स हैं, इसमें बेटा आप लोगों के यहाँ ऑब्जेक्टिव आ रहा है, सब्जेक्टिव आ रहा है सबके यहाँ? तो हम कोशिश करेंगे कल से आपको ऑब्जेक्टिव किस चैप्टर से स्टार्ट करना चाहेंगे? इसी से, ठीक है। कल हम इसी चैप्टर की ऑब्जेक्टिव शीट से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सर। यू वेलकम बेटा।